अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम नॉर्थ अफ्रीका में मौजूद सहारा डेज़र्ट की बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे क्या सहारा हमेशा से एक डेज़र्ट था, ऐसा क्या हुआ कि सहारा एक डेज़र्ट में कन्वर्ट हुआ और क्या फ्यूचर में हम सहारा डेज़र्ट को ग्रीन सहारा में कन्वर्ट कर सकेंगे कि नहीं, क्या नॉर्थ अफ्रीका दोबारा से ग्रीन हो सकेगा या नहीं। इसके लिए हमें कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सहारा एक अरेबिक वर्ड सहरा से निकला है जिसका मतलब है डेजर्ट। इसे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट समझा जाता है। ये डेजर्ट नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट है और इसका एरिया तकरीबन 9.2 मिलियन पर किलोमीटर है। सहारा के वेस्ट में अटलांटिक ओशन प्रेजेंट है, नॉर्थ में एटलस माउंटेन और मेडिटेरियन सी प्रेजेंट है, ईस्ट में रेड सी प्रेजेंट है और साउथ में साहिल प्रेजेंट है जो कि एक सेमी एरिड रीजन है। ये सहारा डेजर्ट का मैप है और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट है। इसमें बहुत सी कंट्रीज़ आ जाती हैं जैसे कि अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट, माली, नाइजर, सूडान वगैरह। फिर इसके बाद जैसे कि हम मैप में भी देख सकते हैं सहारा एक बहुत बड़ा एरिया तकरीबन यूएस के बराबर है, लेकिन सहारा की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। आज अगर हम सहारा में देखें तो शायद 2 to 2.5 किलोमीटर तक हमें एक ही पर्सन दिखे और कई किलोमीटर चलने तक शायद हमें एक भी प्लांट या एनिमल ना दिखे, लेकिन सहारा हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से तकरीबन 11 साल पहले सहारा एक डेजर्ट नहीं था बल्कि एक ग्रीन फॉरेस्ट था जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेशन, ट्रीज और वाटर बॉडीज प्रेजेंट थी। इनफैक्ट सहारा में एक लेक भी प्रेजेंट थी जो कि 1,08,779 किलोमीटर तक थी। सहारा में डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स भी थे और यहाँ पे ह्यूमन की पॉपुलेशन भी थी और उस टाइम पे सहारा को ग्रीन सहारा कहा जाता था। अब अगर हम देखें कि किस तरह से हमें पता है कि पहले सहारा डेजर्ट एक ग्रीन सहारा था, तो इस पे कई रिसर्चेस की गई, बहुत सी एविडेंसेस मौजूद है जिससे ये पता चलता है कि पहले सहारा डेजर्ट एक ग्रीन लैंड था। इस पे जब रिसर्चर्स ने और आर्कियोलॉजिस्ट ने सहारा डेजर्ट में जाके रिसर्च की तो उन्हें वहाँ पे कई एविडेंसेस मिले। जैसे वहाँ पे उन्हें ह्यूमन ग्रेव्स मिले जिससे पता चला कि वहाँ पे ह्यूमन की पॉपुलेशन मौजूद थी। फिर उन्हें पॉलेन्स मिले जिससे पता चलता है कि वहाँ पे ग्रास मौजूद थी। इसके अलावा उन्हें वहाँ पे प्लांट और एनिमल के डिफरेंट फॉसिल्स भी मिले। डिफरेंट एनिमल जैसे कि राइनो, हिप्पोपोटामस, जिराफ और एलिफेंट के फॉसिल्स भी वहाँ पे मौजूद थे। इससे पता चलता है कि आज से 12 से 5,000 साल पहले सहारा एक कंप्लीट डिफरेंट रीजन था। वहाँ पे ग्रासलैंड मौजूद थी, वाटरलैंड मौजूद थी। इसके अलावा वहाँ पे एनिमल और प्लांट्स भी प्रेजेंट थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि ग्रीन सहारा सहारा डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया, इसके बारे में अब हम देखते हैं। ज़्यादा सहारा नेचुरल चेंजेस की वजह से डेजर्ट में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम मिलानकोविच साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। ये साइकिल एक साइंटिस्ट मिलानकोविच ने इंट्रोड्यूस करवाया। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, एजेंट्रिसिटी, एक्सियल टिल्ट जिसे ऑब्लिक्यूटी भी कहा जाता है और प्रेसेशन। इस साइकिल में मिलानकोविच ने बताया अर्थ के ऑर्बिट चेंज होने की वजह से, टिल्ट होने की वजह से और वोबल होने की वजह से अर्थ में सोलर रेडिएशन का पैटर्न शिफ्ट हो जाता है, जिसमें अर्थ के क्लाइमेट जैसे कि रेनफॉल पैटर्न को अफेक्ट होता है। अब हम इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। मिलानकोविच साइकिल के बारे में एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि मिलानकोविच साइकिल क्या होता है, इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया, और इसके कंपोनेंट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें एजेंट्रिसिटी में क्या होता है, इसमें जो अर्थ की ऑर्बिट का शेप है वो चेंज होता है। ये एलिप्टिकल से ज़्यादा सर्कुलर हो जाता है या फिर सर्कुलर से एलिप्टिकल हो जाता है और इस सब में तकरीबन 1 लाख साल का अरसा लगता है। इसे अब हम डायग्राम से देखते हैं। ये सन है, ये ऑर्बिट है और ये अर्थ है और ये अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब इसमें होता क्या है, कुछ टाइम पीरियड के बाद ये जो ऑर्बिट है ये एलिप्टिकल हो जाता है। इसका जो गैप है सन के साथ वो ज़्यादा हो जाता है। जब यहाँ पे गैप ज़्यादा हो जाता है तो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है, जिससे यहाँ पे आइस एज आती है। और जब ऑर्बिट ज़्यादा कम हो जाती है अर्थ सन के करीब आ जाता है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग देखी जाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से नहीं होती बल्कि नेचुरल सोर्सेज से भी होती है, बल्कि ज़्यादातर नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग होती है।
तो इस एसेंट्रिसिटी थ्योरी में साइंटिस्ट ने क्या बताया कि अर्थ का ऑर्बिट कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि टाइम के साथ साथ कम और ज़्यादा होता रहता है, और इसमें तकरीबन 1 लाख साल का टाइम लगता है। और इससे क्या होता है, अर्थ के क्लाइमेट को इफेक्ट होता है। अर्थ का टेम्परेचर या तो ज़्यादा होता है या फिर कम होता है। फिर इसके बाद दूसरा कंपोनेंट है एक्सियल टिल्ट, जिसे ऑब्लिक्विटी भी कहा जाता है। इसमें साइंटिस्ट ने बताया कि अर्थ का एक्सिस भी सेम नहीं रहता, बल्कि उसमें भी चेंजेस होती हैं। इसमें अर्थ का एक्सिस टिल्ट कर जाता है, और ये तकरीबन 22.1 से 24.5 डिग्री तक चेंज होता है, और इस सब में तकरीबन 41,000 ईयर्स का टाइम लगता है। इसे अब हम डायग्राम से देखते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास अर्थ है और ये सन है। अब ये टिल्ट किस तरह से होता है, या फिर इस तरफ को होता है या फिर इस तरफ को होता है। तो इसमें जब ये अर्थ के एक्सिस 22.1 से 24.5 डिग्री तक टिल्ट होता है, मतलब जब ये ज़्यादा होता है, तो इससे क्या होता है, यहाँ पे ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये सन से ज़्यादा एक्सपोज होता है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग होती है। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहने लगता है। और जब अर्थ का एक्सिस ऑपोजिट साइड पर टिल्ट होता है, तो इससे क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कम सन से एक्सपोज होता है, जिससे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेचर लो हो जाता है और यहाँ पे ज़्यादातर कूलिंग देखी जाती है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। फिर इसके बाद प्रोसेशन में भी बताया गया कि अर्थ के एक्सिस में वॉबलिंग और शिफ्टिंग होती है, जिसकी वजह से अर्थ के सीजन्स को इफेक्ट होता है, और इस सब में 26,000 ईयर्स का टाइम लगता है। इसे हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। इस तरह से अर्थ में वॉबलिंग होती है। अब यहाँ पे मैं आपको मिलानकोविच साइकिल्स के बारे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सहारा के डेजर्ट में कन्वर्ट होने में मिलानकोविच साइकिल भी इन्वॉल्व है। क्योंकि मिलानकोविच साइकिल अर्थ के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। ये किस तरह से करता है, अर्थ सरफेस में सनलाइट की डिस्ट्रीब्यूशन और इंटेंसिटी को अल्टर करके, चेंज करके। क्योंकि अर्थ के ऑर्बिट के चेंज होने की वजह से सहारा में सनलाइट एनर्जी को इफेक्ट हुआ है। इसमें आप एक बात याद रखें कि जब ज़्यादा एनर्जी होती है तो उससे ज़्यादा रेनफॉल होती है, और अगर कम एनर्जी होती है तो कम रेनफॉल होती है। और इन चेंजेस की वजह से सहारा का क्लाइमेट कई सालों से इरेगुलर रहा है, जिससे यहाँ का क्लाइमेट ड्राई हो गया, और पिछले 8 से 4,000 से यहाँ का क्लाइमेट कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो गया। लेकिन सहारा के डेजर्ट में कन्वर्ट होने में सिर्फ मिलानकोविच साइकिल ही इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी है, जिसकी वजह से सहारा एक डेजर्ट में कन्वर्ट हुआ है। इस बारे में साइंटिस्ट का ये कहना है कि जैसे जैसे ह्यूमन सहारा की तरफ जाते गए, वहाँ पे ट्रीज़ और प्लांट्स कम होते गए। इसकी एक रीज़न है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग हम कहते हैं जानवरों को चढ़ाने को। जब सहारा में ओवर ग्रेजिंग हुई तो वहाँ पे कम मॉइस्चर हुआ। मॉइस्चर के कम होने की वजह से वहाँ पे सॉइल एरोजन हुई, और सॉइल एरोजन होने की वजह से वहाँ पे प्लांट की ग्रोथ भी कम हो गई। फिर इसके बाद डिफॉरेस्टेशन भी एक रीज़न है। इसके अलावा अनसस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी एक रीज़न हो सकती है, जिसकी वजह से वहाँ पे वेजिटेशन ख़त्म हो गई। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी एक रीज़न है, जिसकी वजह से आज सहारा एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से सहारा एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। इसमें रिसर्चर का कहना है कि आज भी सहारा डेजर्ट की ग्रोथ में इंक्रीज़ देखा जा रहा है। लास्ट 100 ईयर से सहारा डेजर्ट की ग्रोथ में तकरीबन 10% इंक्रीज़ देखा गया है। वैसे तो ये कम परसेंटेज लग रही है, लेकिन इसके हमारे क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट है, जैसे कि बायोडिवर्सिटी लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट हो रहा है। सहारा डेजर्ट की ग्रोथ 2/3 नेचुरल सोर्सेज की वजह से हो रही है, और बाकी क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है। अब हम देखते हैं, क्या सहारा डेजर्ट दोबारा से ग्रीन सहारा में कन्वर्ट हो सकेगा या नहीं। क्या फ्यूचर में नॉर्थ अफ्रीका दोबारा से ग्रीन हो सकेगा या नहीं। तो इसका आंसर है यस। नॉर्थ अफ्रीका फ्यूचर में दोबारा से ग्रीन हो सकता है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स लगेंगे। इसमें नेचुरल सोर्सेज और ह्यूमन एक्टिविटीज़ दोनों की हेल्प से नॉर्थ अफ्रीका दोबारा से ग्रीन हो सकता है। इसमें अगर हम नेचुरली बात करें, नेचुरल क्लाइमेट साइकिल्स के थ्रू नॉर्थ अफ्रीका दोबारा से ग्रीन हो सकता है। इसमें जब अर्थ दोबारा से टिल्ट करेगा, जब अर्थ का ऑर्बिट दोबारा से चेंज होगा, तो उससे फिर सहारा डेजर्ट ग्रीन सहारा में कन्वर्ट हो सकेगा। जैसे अभी मैंने आपको मिलानकोविच साइकिल्स में बताया कि अर्थ का जो टिल्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 24.5 डिग्री होता है, और कम से कम 22.1 डिग्री होता है। तो नासा के मुताबिक अभी जो अर्थ का टिल्ट है वो तकरीबन 23.4 डिग्री है। मतलब अभी हम ड्राई कंडीशन से गुजर रहे हैं।
तो फ्यूचर में जब 14 से 15,000 साल बाद अर्थ दोबारा से टिल्ट करेगा तो सहारा में मानसून सिस्टम दोबारा से आएगा। मॉइस्चर इंक्रीज़ हो जाएगा जो अपने साथ एयर लाएगी। एयर आने की वजह से रेनफॉल इंक्रीज़ होगी और मानसून सिस्टम इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से सहारा में वेजिटेशन इंक्रीज़ होगी और ग्रीनरी आएगी। तो इस तरह नेचुरली सहारा डेज़र्ट फ्यूचर में ग्रीन सहारा में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ह्यूमंस के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो रही है, इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है और इससे ह्यूमंस को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू, ह्यूमन प्रैक्टिसेस के थ्रू सहारा डेज़र्ट को ग्रीन सहारा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो किस तरह से करेंगे ये हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन। ह्यूमन बहुत सी एफर्ट्स करके सहारा डेजर्ट की ग्रीनरी को दोबारा से रीस्टोर कर सकते हैं और ये किस तरह से करेंगे? रिफॉरेस्टेशन के थ्रू, प्लांट्स को ग्रो करके, कंजर्वेशन के थ्रू और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करके। इस सब की हेल्प से हम डिजर्टिफिकेशन को डिक्रीज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद डिसैलिनेशन और वाटर मैनेजमेंट। अब ऐसे रीजन्स में जो एरिड रीजन्स होती हैं वहाँ पे फ्रेश वाटर चाहिए होता है, तो वो हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी जैसे कि डिसैलिनेशन के थ्रू हम फ्रेश वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं और वाटर मैनेजमेंट करके हम एग्रीकल्चर और वेजिटेशन की ग्रोथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। क्लाइमेट चेंज को अगर हम ग्लोबली एड्रेस करें तो इससे हम वेदर पैटर्न को स्टेबलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोलॉन्ग ड्राफ्ट होते हैं उसके रिस्क को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इस सिलसिले में एक प्रोजेक्ट भी बनाया गया जिसे ग्रेट ग्रीन वॉल कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट का एम नॉर्थ अफ्रीका के साहिल रीजन में डिजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन को कम करना था। इस प्रोजेक्ट में नॉर्थ अफ्रीका की डिफरेंट कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रीज़ और वेजिटेशन लगाए गए। इसमें नॉर्थ अफ्रीका के वेस्ट सेनेगल से लेकर ईस्ट डिजिबूटी तक ये वेजिटेशंस और ट्रीज़ लगाई गई। इस प्रोजेक्ट की हेल्प से नॉर्थ अफ्रीका में सॉइल एरोजन डिक्रीज़ हुई और वेजिटेशन इंक्रीज़ हुई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ और प्लांट्स वगैरह लगाए गए जिसकी वजह से वेजिटेशन इंक्रीज़ हुई। वेजिटेशन के इंक्रीज़ होने की वजह से वहाँ पर रेनफॉल भी इंक्रीज़ हुई। इसके अलावा वहाँ का वाटर मैनेजमेंट बेहतर हुआ और बायोडाइवर्सिटी को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। तो इस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ से सहारा डेजर्ट को ग्रीन सहारा में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिसेस की जा रही है। अब लास्ट में हम देखते हैं नॉर्थ अफ्रीका के ग्रीन होने से हमारे क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट होता है, इससे हमारे क्लाइमेट को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। जब नॉर्थ अफ्रीका में वेजिटेशन इंक्रीज़ होगी, जैसे कि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड ज़्यादा होंगे, तो ये फॉरेस्ट और ग्रासलैंड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अब्जॉर्ब और स्टोर करेंगे। इससे क्या होगा? एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज की कंसनट्रेशन कम होगी और इस तरह से क्लाइमेट चेंज मिटिगेट होगी। फिर इसके बाद कूलिंग इफेक्ट। वेजिटेशन का लोकल और रीजनल क्लाइमेट पे कूलिंग इफेक्ट होता है। ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू जहाँ पे प्लांट वाटर वेपर को रिलीज़ करते हैं वहाँ पे टेम्परेचर लो होता है और ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, जिससे वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन बनती है। फिर इसके बाद सहारा डेजर्ट के ग्रीन हो जाने से बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को भी बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। इससे डाइवर्स इकोसिस्टम को सपोर्ट मिलती है और इंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्शन मिलती है। क्योंकि जब सहारा डेजर्ट में कन्वर्ट हुआ था तो उस टाइम पे बहुत से स्पीशीज़ एक्सटेंट हो गए थे। तो अगर हम ग्रीनरी को इंक्रीज़ करेंगे, वेजिटेशन को बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे स्पीशीज़ भी इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा अल्बीडो इफेक्ट इंक्रीज़ होती है, रेनफॉल पैटर्न इंप्रूव होता है, ज़्यादा रेनफॉल होती है, ज़्यादा वेजिटेशन होती है और सॉइल की फर्टिलिटी भी इंप्रूव होती है। तो ये सब बेनिफिट्स है जो सहारा डेजर्ट के ग्रीन हो जाने से हमें मिल सकते हैं। लेकिन इस सब में एक बात इम्पोर्टेंट है कि सहारा की ग्रीनिंग एक इजी प्रोसेस नहीं है। एक तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसके अलावा इसमें हमें बहुत सी एफर्ट्स चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, इसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के लेक्चर में हमने नॉर्थ अफ्रीका में मौजूद सहारा डेजर्ट के बारे में पढ़ा है। इसमें हमने देखा है किस तरह से ये सहारा डेजर्ट पहले ग्रीन सहारा था और अब ये सहारा डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। इसमें कौन कौन से नेचुरल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व थी और कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व थी, इसके बारे में हमने पढ़ा है। फिर हमने देखा है कि किस तरह से हम सहारा डेजर्ट को दोबारा से ग्रीन सहारा में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है या नहीं, इसको हमने डिस्कस किया है। फिर हमने देखा है कि अगर सहारा डेजर्ट ग्रीन सहारा में कन्वर्ट हो जाता है तो इसके हमारे क्लाइमेट पे क्या बेनिफिट्स हैं,
किस तरह से हम सहारा डेज़र्ट को ग्रीन सहारा में कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सहारा डेज़र्ट की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी सहारा डेज़र्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।